नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हर वीडियो एक कहानी चैनल में। उम्मीद करती हूँ कि आप सिर्फ खा ही नहीं रहे हैं बल्कि हर निवाले का स्वाद भी ले रहे हैं। सिर्फ साथ ही नहीं निभा रहे हैं बल्कि रिश्तों में मिठास भी घोल रहे हैं। आप खुश हैं, स्वस्थ हैं, संतुष्ट हैं और सबसे बढ़कर सम्मान पूर्वक अपना जीवन जी रहे हैं। तो चलिए, अब देर किस बात की, कहानी शुरू होती है। आज हम सुनेंगे प्रेमचंद के साहित्यिक जीवन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, प्रेमचंद जी के बारे में कुछ बातें जो पहले स्पष्ट हो जाएं तो उनका साहित्य और उनकी रचनाएं समझने में भूल न होंगी और न ही कभी आप भूलेंगे। जी हाँ, लेकिन इनके साहित्य के बारे में जानने से पहले इनका जीवन परिचय यदि आपने जान लिया होगा तो और बेहतर समझ पाएंगे। यदि नहीं जानते तो बेशक वीडियो के ऊपर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके वो देख सकते हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो पहली बात, प्रेमचंद एक लेखक हैं, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन वो क्या क्या लिखते थे ये जानना जरूरी है, तभी उनकी रचनाएं आपको समझ आ पाएंगी। नहीं तो मैं बताती चली जाऊंगी और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर आप कहेंगे, ओ क्या लिखा इन्होंने, क्यों लिखा, कब लिखा, कुछ समझ नहीं आया। तो आइए कुछ सवालों को क्लियर कर ही लेते हैं। तो पहला सवाल कि प्रेमचंद क्या क्या थे, यानी क्या क्या लिखते थे। जी हाँ, वो एक कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार, निबंधकार, पत्रकार और संपादक, अनुवादक, शिक्षक। जी हाँ, ये सभी थे उनमें गुण। तो इससे इतना साफ तो हो गया कि वो क्या थे और क्या लिखते थे, है ना दोस्तों? हो गया ना क्लियर? अब बारी आती है, लिखते तो थे लेकिन किन किन भाषाओं में। जी हाँ, उन्होंने केवल दो भाषा में ही सब कुछ लिखा है, वो है उर्दू और हिंदी। इसमें से ज्यादा यानी हमारी मातृभाषा में, हिंदी में लिखा है उन्होंने। अब सवाल है, कब उर्दू लिखें और कब हिंदी? और अगर उर्दू में पहले लिखना शुरू किया तो हिंदी में फिर क्यों लिखना पड़ा या क्यों लिखने लगे? अब इसके पीछे तो कहानी है मित्रों, एक मजेदार और साहस भरी कहानी। तो बात ऐसी है कि उनकी भाषा में यह बदलाव कई कारकों के कारण हुआ, जिनमें ब्रिटिश सरकार का विरोध, व्यापक पाठक वर्ग तक पहुंचने की इच्छा और आर्थिक मजबूरियां शामिल थीं। आइए मुंशी प्रेमचंद की जीवन गाथा को एक कहानी के रूप में जानते हैं, जहां एक बच्चे की गरीबी और अकेलेपन की पीड़ा ने उन्हें उपन्यास सम्राट बना दिया। कहानी शुरू होती है 31 जुलाई 1880 को बनारस के एक लमही गांव में, एक कायस्थ परिवार में, जहां एक बच्चा जन्मा। नाम रखा गया धनपत राय श्रीवास्तव। उनके पिता मुंशी अजायब राय डाक खाने में एक मामूली क्लर्क थे, जिनका मासिक वेतन करीब 25 रुपए था। घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि भविष्य के सपने देखे जा सके, लेकिन धनपत राय के मन में कहानी किताबों के लिए एक अलग ही प्रेम पलता था। लेकिन किस्मत का क्रूर मजाक तो देखिए, आर्थिक स्थिति तो वैसे भी ठीक नहीं थी और वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। जी हाँ दोस्तों, जब धनपत केवल 7 साल के थे, यानी 1887 में, उनकी माँ आनंदी देवी का निधन हो गया और अगले ही वर्ष 1888 उनकी दादी भी चल बसी, जो उनका पालन पोषण कर रही थी। यह ऐसा झटका था जिसने उनके जीवन में एक गहरा शून्य भर दिया। पिता ने दूसरा विवाह किया, लेकिन धनपत को सौतेली माँ का प्यार कभी नहीं मिला। यह अकेलापन और उपेक्षा उनके भावी लेखन में बार बार झलकती रही है। आप इन्हें पढ़ेंगे तो जरूर महसूस कर पाएंगे। खैर, अब उस जमाने में शादियाँ जो 14 से 16 साल के बीच ही कर दी जाती थी, तो किशोरावस्था में मात्र 15 साल की उम्र में, यानी 1895 में उनका पहला विवाह हो गया, या कह सकते हैं कर दिया गया। जी हाँ, यह विवाह उनके पिता ने बिना उनकी मर्जी के तय किया था
और किस्मत का फिर से क्रूर मजाक तो देखिए। दोस्तों, मैं इनके निजी आपसी संबंधों को थोड़ा थोड़ा गहराई से आपको परिचित कराना चाहूंगी, जिससे आपको पता चल सके कि कैसे कैसे एक आम व्यक्ति एक लेखक बन जाता है। जी, मुंशी प्रेमचंद के जीवन का यह अध्याय किसी गहरे त्रासदी से कम नहीं था, जहां उनके हृदय में शब्दों का एक विशाल सागर हिलोरे ले रहा था। वहीं उनके निजी जीवन का आंगन घनघोर निराशा और अलगाव की अंधेरी खाई में डूब चुका था। यह कहानी सिर्फ एक विवाह की नहीं, बल्कि एक युवा मन के सपनों के बिखर जाने की मार्मिक दास्तान है। साल 1895। दोस्तों, धनपत राय उस समय केवल 15 वर्ष के थे और 9वीं कक्षा के छात्र थे। माँ का साया पहले ही उठ चुका था और पिता अपनी नई गृहस्थी में व्यस्त थे। ऐसे कठिन समय में उनके नाना ने उनके विवाह का निर्णय लिया। वधु वधु एक जमींदार परिवार से थी, परंतु भाग्य ने यहाँ एक अप्रत्याशित मोड़ लिया। वह धनपत से आयु में बड़ी थी और उनके स्वयं के शब्दों में यदि कहा जाए तो इनकी अपेक्षाओं से बहुत भिन्न। विवाह के मंडप में बैठे उस युवा हृदय पर क्या बीती होगी जब उन्होंने पहली बार अपनी होने वाली जीवन संगनी को देखा। उनकी कल्पनाओं में जो छवि बसी थी, यह वास्तविकता से कोसों दूर थी। प्रेमचंद ने इस क्षण का वर्णन करते हुए लिखा, जब मैंने उसकी सूरत देखी तो मेरा खून सूख गया, मानो जैसे किसी ने एक पल में उनके सारे अरमानों का गला घोट दिया हो। केवल रूप ही बाधा नहीं थी, उनका स्वभाव भी सरल और सौम्य नहीं था। घर में पहले से ही सौतेली माँ का शासन था और अब इस विवाह ने कटुता के एक और अध्याय का सूत्रपात किया। धीरे धीरे घर का वातावरण अशांत रहने लगा। सौतेली माँ और पत्नी के बीच अक्सर मनमुटाव होने लगे। उस छोटे से घर में जहाँ पहले से ही गरीबी और अभाव का वास था, अब आपसी संघर्ष का जहर घुलने लगा। धनपत राय के लिए उनका अपना घर एक कारागार जैसे बन गया, जहाँ न तो उन्हें प्रेम मिला और न ही शांति। उनकी लेखनी, जो अक्सर जीवन के कटु अनुभवों से प्रेरणा पाती थी, इस व्यक्तिगत दुख से और भी गहरी तथा संवेदनशील होने लगी। यह संबंध अधिक समय तक नहीं टिक सका। एक दिन आपसे तनाव इतना बढ़ गया कि उनकी पत्नी ने एक चरम कदम उठाने का प्रयास किया। जी, उन्होंने आत्महत्या का असफल प्रयास किया था। उन्होंने यह कदम इसलिए उठाया था क्योंकि वह प्रेमचंद की सौतेली माँ से लगातार होने वाले झगड़ों से तंग आ गई थी। धनपत राय इस घटना से अत्यंत विचलित हो गए। इस घटना के उपरांत उनकी पत्नी अपने मायके चली गई और फिर कभी नहीं लौटी। इस प्रकार प्रेमचंद के जीवन की पहली शादी का अध्याय एक दुखद और मौन अंत के साथ समाप्त हो गया। इस रिश्ते से उन्हें कोई सुख नहीं मिला, परंतु इस अनुभव ने उन्हें जीवन की कठोर सच्चाइयों से परिचित कराया। इसने उन्हें यह सिखाया कि प्रेम और सम्मान के बिना कोई भी रिश्ता कितना खोखला होता है। इस दर्द की झलक उनके अनेक उपन्यासों और कहानियों में दिखाई देती है, जहां उन्होंने बेमेल विवाहों और स्त्रियों के दुखों का मार्मिक चित्रण किया है। यह विवाह भले ही एक कष्टदायक स्मृति बनकर रह गया हो, परंतु इसने एक लेखक के रूप में प्रेमचंद की संवेदनाओं को और भी परिष्कृत किया। इस अनुभवजन्य दुख ने ही उनके लेखक को वह गहराई और यथार्थता प्रदान की, जिसके कारण वे आज भी साहित्य जगत में अमर हैं। तो सुना आपने दोस्तों, आसान नहीं होता एक लेखक बन पाना। वैसे दुनिया में सच में यदि कोई बहुत गहरे विचार रखता है तो वो केवल एक लेखक ही है। शायद इसीलिए कहा गया है, समंदर को गहरा कहना तौहीन होगी किताबों की। तो हम कहाँ थे? आइए जानते हैं इस जीवन के संघर्ष में नवाब राय का उदय कैसे हुआ। प्रेमचंद की आरंभिक शिक्षा फारसी में हुई थी। इनके गांव में पास के एक मदरसे में उस दौर गांव कस्बों में शिक्षा के लिए मकतब यानी छोटे इस्लामी या पारसी शैली की पाठशालाएं प्रचलित थीं। इन मकतबों में शुरुआती पढ़ाई अलिफ बे, कुरान की आयतें, साधारण गणित आदि फारसी में कराई जाती थी। तो हिंदू परिवार भी अपने बच्चों को
पढ़ाने के लिए फारसी के मकतबों में भेजते थे, क्योंकि वहीं शुरुआती शिक्षा का प्रबंध ही सुलभ था। प्रेमचंद के बचपन 1880 के दशक में फारसी अब भी शिक्षा की पहली सीढ़ी थी, लेकिन मदरसे में कितने कक्षाओं तक पढ़ाई की, इसका उल्लेख स्पष्ट रूप से नहीं मिलता है। जैसे हम सभी का कोई न कोई शौक होता है, वैसे ही इन्हें किताबों का ऐसा शौक की उधार लेकर उपन्यास पढ़ जाते। सिर्फ 13 साल की उम्र में पढ़ डाली तिलिस्मे होशरुबा, ये एक महाकाव्य है। और धीरे धीरे उर्दू के मशहूर रचनाकार रतन नाथ सरसार, मिर्जा हादी रुस्वा और मौलाना सरर के उपन्यासों से परिचय प्राप्त कर लिया। वैसे क्या आप भी अपने शौक को पूरा करने के लिए ऐसा ही कर गुजरने की हिम्मत रखते हैं दोस्तों? रखते ही होंगे। खैर, अब ये बात तो हो गई मदरसे तक की। अब फिर मदरसे से निकलने के बाद प्रेमचंद गोरखपुर के मिशनरी स्कूल में पढ़ने लगे। यहाँ उन्होंने अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया। इसी दौरान पढ़ाई का शौक तो था ही, और साहित्य के प्रति गहरा लगाव बढ़ा और उन्होंने उपन्यास पढ़ने शुरू किए, जैसे कि सर वॉल्टर स्कॉट और डिकेंस के उपन्यास। अब आता है साल 1898, जब प्रेमचंद ने मैट्रिक यानी 10वीं की परीक्षा पास की क्वींस कॉलेज बनारस से। ये गोरखपुर का वो दौर था जब मैट्रिक पास करना किसी सपने से कम नहीं था। ये सपना पूरा हो गया तो क्या इनका संघर्ष खत्म हो गया? जी नहीं, उन्हें एक वकील के बच्चे को ट्यूशन पढ़ाकर 5 रुपए प्रति माह कमाने पड़े। उस समय उनकी उम्र लगभग 18 साल थी। ट्यूशन पढ़ाना सिर्फ गरीबी का ही कारण नहीं था, यह उनके जीवन का वह समय था जब उनके पिता का निधन हो चुका था। पिता की मौत के बाद उन पर सौतेली माँ और परिवार की जिम्मेदारी तो आ ही गई थी, मगर असली कारण तो ये था, रानी कॉलेज में फर्स्ट डिवीजन लाने वाले को ही फीस में छूट मिलती थी, जो वह नहीं ला पाए थे, इसलिए पढ़ाई रुक गई थी। ऐसे में अपनी और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने यह ट्यूशन शुरू किया था। बनारस में एक वकील के बेटे को ट्यूशन पढ़ाने के बाद उन्हें 5 रुपए प्रति माह मिलते थे। वे वकील के अस्तबल के ऊपर एक मिट्टी के कमरे में रहते थे और अपनी तनख्वाह का 60%, जहाँ 60% हिस्सा घर बेचते थे। इसी दौरान उन्होंने खूब पढ़ाई की और 10वीं पास करने के बाद 1 साल बाद ही 1899 में, मतलब अब वो 19 साल के हो गए थे, और चुनार में, यह वाराणसी शहर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है, के किनारे के एक मिशनरी स्कूल में शिक्षक की नौकरी मिल गई। दोस्तों, नौकरी ना मिलने तक उन्होंने ट्यूशन जारी रखा था, और जब अब नौकरी मिल गई तो उनका मासिक वेतन ट्यूशन के 5 रुपए प्रति माह से इस सरकारी नौकरी में हो गया 18 रुपए प्रति माह, जो ज्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी कुछ राहत जरूर मिली थी। ये उनके जीवन की पहली सरकारी नौकरी थी। अब तो सरकारी नौकरी मिल गई, आराम ही आराम है। ऐसा ही सोच रहे हैं क्या? कहते हैं बीइंग प्रेडिक्टेबल इज बोरिंग, अर्थात पूर्वानुमानित होना उबाऊ है। आसान भाषा में कहें तो आपके बारे में लोग अंदाजा लगा लें कि आप आगे क्या करने वाले हैं, तो जीवन जीने का मजा कम हो जाता है, बोरिंग लगने लगती है लाइफ। और इनकी लाइफ प्रेडिक्ट करना या अंदाजा लगाना कि आगे क्या होगा, ये आगे क्या करेंगे, बताना मुश्किल है। तो आप खुद ही सुन लीजिए क्या हुआ उसके बाद। सरकारी नौकरी पाने के बाद प्रेमचंद का जीवन एक दोहरे संघर्ष में बदल गया था। जी, बाहर से वे एक सरकारी अफसर थे जो ब्रिटिश सरकार की नीतियों के तहत काम करते थे, और अंदर एक संवेदनशील लेखक जो गरीबी, अन्याय और शोषण से पीड़ित समाज की पीड़ा को अपनी कलम से उजागर करना चाह रहा था। यह उनके लिए एक असहज और विरोधाभासी स्थिति थी। सरकारी अफसर होने के नाते सरकार के खिलाफ या जनता को जागरूक करना इनकी नौकरी को खतरे में डाल सकता था। लेकिन मजेदार बात तो ये है कि यदि वो डर गए होते तो प्रेमचंद कैसे बनते? क्यों, सही कहा ना? अब सफर शुरू होता है एक शिक्षक से सब इंस्पेक्टर तक का सफर। तो 1899 में शिक्षक के रूप में शुरुआत करने के 20 साल बाद, क्या इन 20 सालों में क्या हुआ जानना नहीं चाहेंगे?
चलिए बताती हूँ। 1899 चिनार के सरकारी स्कूल में कुछ साल बिताने के बाद लगभग 1902 या उसके आसपास उनका तबादला गोरखपुर हो गया। जैसा कि हमने जाना कि प्रेमचंद अंदर से एक संवेदनशील लेखक हैं और यदि अंदर से कोई आवाज आती हो तो अक्सर एक दिन आ ही जाता है बाहर और सबको पता चल जाता है। तो प्रेमचंद सही मायने में तो लेखन का विचार अपने जीवन के शुरुआती और सबसे कठिन दौर में ही कर रहे थे, जब वह किशोरावस्था में थे। यह विचार किसी खास घटना पर आधारित नहीं था, बल्कि उनके बचपन के अकेलेपन, गरीबी और दर्द का ही परिणाम था। देखिए, 17 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली रचना लिखी, जो उनके नाते के मामा के एक प्रसंग पर आधारित थी। इस उम्र में ही वे साहित्यकार की पंक्ति में खड़े हो गए थे, क्योंकि उन्होंने अपने आसपास के जीवन को देखना और उसे शब्द देना शुरू कर दिया था। फिर 14 साल की उम्र में उन्होंने एक नाटक लिखा, जिसका शीर्षक था होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात। यह नाटक कभी प्रकाशित नहीं हुआ, लेकिन यह उनके भीतर के लेखक को जगाने का सबूत था। जब कोई लेखक बनना शुरू होता है तो उसे भी पता नहीं होता कि वो लेखक बन जाएगा, लेकिन जब व्यक्ति बचपन से संघर्ष देखा हो तो उसकी चुप्पी शब्दों में तब्दील हो ही जाती है। तो बस प्रेमचंद के शुरुआती लेखन का मुख्य उद्देश्य अपने अंतरात्मा की बेचैनी को व्यक्त करना था। गरीबी, सामाजिक कुरीतियों और अन्याय को देखकर जो पीड़ा उन्हें होती थी, उसे वे अपनी कलम से बाहर निकालते थे। लेकिन कौन जानता था कि उनका लेखन केवल मनोरंजन या उनकी आत्मतृप्ति के लिए नहीं रह जाएगा, बल्कि समाज को जगाने और उसे बदलने के एक साधन के तौर पर रूप ले लेगा। जी हाँ, जब आता है साल 1903 और उनका पहला प्रकाशन, 23 की उम्र में उनकी पहली प्रकाशित रचना असरारे माआबिद, जो 1903 में बनारस के एक उर्दू साप्ताहिक पत्र आवाज़े हक में छपी और धारावाहिक रूप में प्रकाशित भी हुआ। जी हाँ, इसका हिंदी रूपांतरण देवस्थान रहस्य नाम से हुआ। इस उपन्यास ने उन्होंने मंदिरों में फैले भ्रष्टाचार और पाखंड पर लिखा था। तो 1903 यहीं से इनके लेखन को सामाजिक रूप मिलना शुरू हुआ था। और जैसा हम जानते हैं, इनकी आरंभिक शिक्षा उर्दू फारसी में हुई, इसलिए साहित्यिक शुरुआती रचना उर्दू में ही मिलेगी आपको, और वे इसी माध्यम में सजग भी थे। सबसे खास बात इनका वो नाम नवाब राय, जिनसे इन्होंने लिखना शुरू किया, नवाब राय। लेकिन क्यों? भले ही इनकी आरंभिक शिक्षा फारसी उर्दू में हुई, लेकिन ये तो हिंदी समुदाय के कायस्थ परिवार में जन्मे थे। तो इसका कारण सिर्फ इतना है दोस्तों, उस वक्त ये नवाब मिर्जा जैसे नाम लोगों को अपनी ओर खींचते थे बहुत, और शुरू में उर्दू में भी लिखते थे, तो नवाब इस पे जज भी रहा था। अब आता है साल 1906। प्रेमचंद का दूसरा विवाह एक क्रांतिकारी कदम था। जी हाँ दोस्तों, जिसने उनके जीवन को न केवल व्यक्तिगत संतुष्टि दी, बल्कि उनके लेखन में भी एक नई गहराई और संवेदनशीलता भर दी। यह विवाह समाज की रूढ़ियों के खिलाफ एक मजबूत संदेश भी था, जिसके लिए उन्हें सामाजिक विरोध का भी सामना करना पड़ा। अब देखिए ना, प्रेमचंद विधवा विवाह के समर्थक थे और उन्होंने अपने इस आदर्श को अपने जीवन में उतारा। यह उनकी सामाजिक सोच का प्रतीक था, जो उनके लेखन में भी झलकती थी। अब पहली शादी से मिली निराशा और अकेलेपन के बाद प्रेमचंद एक ऐसे साथी की तलाश में थे जो उनकी साहित्यिक और सामाजिक सोच को समझ सके। शिवरानी देवी के रूप में उन्हें वही साथ मिला जिसने उनकी रचनात्मकता को नई उड़ान दी। तो प्रेमचंद का दूसरा विवाह 1906 में बाल विधवा शिवरानी देवी से हुआ था। उस समय विधवा विवाह को समाज में बहुत बुरा माना जाता था और इस कदम के लिए प्रेमचंद को काफी सामाजिक विरोध सहना पड़ा। उन्होंने अपनी हिम्मत और आदर्शों को बनाए रखा। शिवरानी देवी के पिता मुंशी देवी प्रसाद एक आर्य समाजी थे और विधवा विवाह के समर्थक थे। उन्होंने खुद विधवा विवाह के पक्ष में एक पैम्फलेट भी लिखा था। उन्होंने प्रेमचंद के इस क्रांतिकारी कदम का समर्थन किया। अब प्रेमचंद के इस विवाह से उनके रिश्तेदार सहमत नहीं थे
और उन्होंने उन्हें इसके लिए सूचित भी किया था। लेकिन प्रेमचंद शिवरानी देवी के साथ उनका जो जीवन चल रहा था बहुत ही सुखद और स्थिर रहा। इस रिश्ते से उन्हें 3 बच्चे हुए, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। इस शादी के बाद प्रेमचंद की आर्थिक स्थिति में सुधार आया और उनके लेखन में एक नई परिपक्वता आई। इसी दौरान उन्होंने सोजे वतन यानी 1908 में, अब शिवरानी देवी भी एक लेखिका थी, उन्होंने कुछ कहानियां और प्रेमचंद घर में नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी, जिसमें उन्होंने प्रेमचंद के घरेलू जीवन और व्यक्तित्व को करीब से दर्शाया है। शिवरानी देवी भी एक देशभक्त थी, जी हाँ दोस्तों, और उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग भी लिया था। 1930 में उन्हें जेल भी जाना पड़ा। प्रेमचंद अपनी पत्नी के इस साहस पर गर्व करते थे। इस तरह प्रेमचंद का दूसरा विवाह केवल एक व्यक्तिगत घटना नहीं थी, बल्कि उनकी सामाजिक विचारधारा और आदर्शों का एक जीता जागता प्रमाण था, जिसने उनके जीवन और लेखन दोनों को एक नई दिशा दी। ये बात तो उनके दूसरे विवाह की हो गई। अब आगे चलते हैं। इसके बाद कानपुर और इलाहाबाद जैसे शहर जहां उन्हें अपनी सेवाएं देनी पड़ी, इन स्थानों पर काम करते हुए भी उनका लेखन जारी रहा और यहीं रहते हुए उन्होंने दूसरा उपन्यास हम खुरमा व हम सवाब लिखा, जिसका हिंदी रूपांतरण प्रेमा नाम से 1907 में प्रकाशित हुआ, जिनमें विधवा जीवन की समस्याओं को गहराई से दर्शाया गया है। इस समय तक वे अपनी कलम से समाज की कमियों को चित्रित करते थे, लेकिन अब पहली बार और उनकी पहली कहानी संग्रह जिससे उनकी कलम ने सीधे सीधे राजनीतिक चेतना को व्यक्त किया, और आया 1908 में 28 की उम्र में सोजे वतन, जो 5 कहानियों का संग्रह है। और ऐसा धमाका हुआ कि दोस्तों अंग्रेजी हुकूमत तो जैसे कांप उठी, क्योंकि उसमें देश प्रेम और क्रांति की बात लिखी थी, और ब्रिटिश सरकार को ये कहानियां राष्ट्रद्रोही लगने लगी। तो कानपुर के जिला कलेक्टर ने सोजे वतन की सभी प्रतियां जला दी और उन्हें चेतावनी दी कि बिना अनुमति के अब कुछ भी नहीं लिखेंगे। इस घटना के बाद उनके मित्र दया नारायण निगम ने उन्हें प्रेमचंद नाम से लिखने की सलाह दी ताकि वे सुरक्षित रह सकें। यहीं से धनपत राय का नया साहित्यिक सफर प्रेमचंद के रूप में शुरू हुआ। इस घटना से यह साफ हो गया था कि उनके लेखन में अब सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक उद्देश्य था जो सरकार के लिए खतरा बन सकता था। जी हाँ दोस्तों, अब आता है समय जब प्रेमचंद की उम्र 36 साल, जी हाँ 36 थी, और ये साल था 1921। गोरखपुर में गांधी जी का भाषण सुनकर उनके मन में मानो क्रांति की ज्वाला भड़क उठी थी। उन्होंने 20 सालों तक ब्रिटिश सरकार की हुकूमत की नौकरी की है, पर आज उस नौकरी का एक एक पल उन्हें गुलामी का एहसास करा रहा था। अगले ही दिन एक भारी भरकम फाइल उनकी पेज पर पड़ी थी, जिस पर लिखा था इस्तीफा। 5 दिन के गहन विचार विमर्श के बाद अपनी पत्नी शिवरानी देवी की सहमति से उन्होंने यह फैसला ले ही लिया। यह सिर्फ एक नौकरी का त्याग नहीं था, बल्कि एक आरामदायक जीवन का त्याग था, एक नई और अनिश्चित जिंदगी का स्वागत था। नौकरी छोड़ने के बाद प्रेमचंद ने गोरखपुर में ही रहने का मन बनाया। उनके एक दोस्त महावीर प्रसाद पोद्दार ने उन्हें उर्दू और हिंदी में एक अखबार निकालने का सुझाव दिया, लेकिन ये सपना पूरा नहीं हो सका। और उसके बाद दोनों ने मिलकर एक करघे की दुकान खोलने का फैसला किया। गोलघर में दुकान किराए पर ली गई और 10 चरखे लगाए गए। प्रेमचंद सोचते थे कि आत्मनिर्भरता ही स्वतंत्रता की ओर पहला कदम है, लेकिन यह कारोबार भी चल नहीं पाया और एक दिन उन्हें दुकान बंद करनी पड़ी। अब असफल व्यापार के बाद प्रेमचंद अपने पैतृक गांव लमही लौट आए, लेकिन यहाँ का एकांत उन्हें रास नहीं आया। 1932 में वह बनारस चले गए और वहाँ सरस्वती प्रेस की स्थापना की। प्रेमचंद का सपना था कि वह अपने लेखन और प्रकाशन से आत्मनिर्भर बने,
लेकिन ये प्रेस भी उनके लिए इस मुसीबत का सबब बन गई। कर्मचारियों की हड़ताल, बढ़ता कर्ज और आर्थिक तंगी ने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया। एक समय तो ऐसा भी आया कि उन्हें ₹2.5 का कर्ज चुकाने के लिए 3 साल तक का संघर्ष करना पड़ा। प्रेस की विफलताओं के बावजूद प्रेमचंद का लेखन जारी रहा। इस दौर में उनकी कलम और भी धारदार हो गई थी। जी हाँ, अब कुछ सूचियां हैं जो इनकी कहानियों के हैं कि इन्होंने कब और कौन सी कहानी लिखी, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आती है बारी फिल्म दुनिया की कड़वी सच्चाई। जी हाँ, 1934 में आर्थिक तंगी से परेशान प्रेमचंद ने बम्बई, जी हाँ जो अब मुंबई कहलाता है, का रुख किया। अजंता सिनेटोन कंपनी ने उन्हें 8,000 की मोटी तनख्वाह पर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया। उन्होंने फिल्म मजदूर की पटकथा लिखी, जिसमें एक मिल मालिक और मजदूरों की संघर्ष को दिखाया गया था। लेकिन बम्बई की फिल्म दुनिया उन्हें रास नहीं आई। यहाँ का व्यावसायिक माहौल उनकी साहित्यिक सोच से बिल्कुल अलग था। इस फिल्म की कहानी इतनी दमदार थी कि जब इसे लाहौर और दिल्ली में दिखाया गया तो मिल के मजदूर मालिकों के खिलाफ हड़ताल पर चले गए। इस घटना के बाद बम्बई में फिल्म की रिलीज रोक दी गई। फिल्म दुनिया से निराश होकर प्रेमचंद 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने से पहले ही बनारस लौट आए। अब बम्बई से लौटने के बाद प्रेमचंद ने अपना पूरा ध्यान अपने अंतिम उपन्यास गोदान, जी हाँ जो दौर था 1936 का, पर केंद्रित कर दिया। इसमें उन्होंने किसान होरी की त्रासदी को इतने यथार्थवादी ढंग से दिखाया कि यह हिंदी साहित्य का एक अमर ग्रंथ बन गया। लेकिन इस समय तक उनकी सेहत भी जवाब देने लगी थी। पेट की गंभीर बीमारियों से वह लगातार परेशान रहते थे। पत्नी शिवरानी देवी ने उनका पूरा ध्यान रखा। अपनी बीमारी के बावजूद वह लिखना जारी रखते थे। अब 1936 में उनकी कहानी कफन और उपन्यास गोदान प्रकाशित हुई। इसी साल उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ के सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। अब आता है समय 8 अक्टूबर 1936 को यह महान साहित्यकार दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी मृत्यु का कारण उनकी लगातार बीमारी और आर्थिक परेशानियां थीं। उनके हाथ में उनका आखिरी अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र रह गया था। तो दोस्तों, यह था मुंशी प्रेमचंद का एक और अनछुआ पहलू, जिसने साबित किया कि उनका जीवन भी उनकी कहानियों जैसा ही था, संघर्षों से भरा लेकिन सच्चाई की मसाल ली हुए। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि प्रेमचंद की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ने उनकी एक सबसे खास निशानी को क्यों जला दिया था? अगर आप इन रहस्यों को जानना चाहते हैं तो कमेंट में हमें लिखकर ज़रूर बताएं, बिंदास बेझिझक। तो अगली वीडियो उसके जवाब में ज़रूर बनाऊंगी। चलिए बता ही देती हूँ इसका जवाब। प्रेमचंद की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने उनकी एक खास निशानी के तौर पर उनके पुराने पत्रों के बंडल को जला दिया था। जी हाँ, पुराने पत्रों के बंडल को। ये घटना उनके संस्मरण प्रेमचंद घर में वर्णित है और ये फैसला कई भावनाओं और कारणों से प्रेरित था। प्रेमचंद के निधन के बाद शिवरानी देवी गहरे सदमे और अकेलेपन में थीं। इन पत्रों में उनके पति की आवाज़, उनकी सोच और उनके जीवन की यादें छिपी थीं। उन्हें लगा कि इन पत्रों को पढ़कर वह और भी ज़्यादा दुख में डूब जाएंगी। एक तरह से यह पत्रों को जलाने का फैसला उनके खुद को इस मानसिक पीड़ा से बचाने का एक तरीका था। एक कारण यह भी बताया जाता है कि शिवरानी देवी को इस बात का डर था कि अगर ये पत्र किसी और के हाथ लगे तो लोग उनकी व्यक्तिगत बातों को गलत तरह से समझेंगे या उन पर तरह तरह के सवाल उठाएंगे। प्रेमचंद एक बहुत बड़े साहित्यिक व्यक्तित्व थे और शिवरानी देवी शायद उनकी प्रतिष्ठा को
किसी भी तरह के संदेह से बचाना चाहती थीं। शिवरानी देवी ने इन पत्रों को अपने और प्रेमचंद के बीच के निजी और गोपनीय क्षणों का हिस्सा माना। वे नहीं चाहती थीं कि दुनिया उनकी निजी जिंदगी के उन अनमोल लम्हों को जाने जो केवल उनके और प्रेमचंद के थे। पत्रों को जलाकर उन्होंने अपने और अपने पति के बीच के रिश्ते की पवित्रता को बनाए रखने की कोशिश की। तो यह फैसला शिवरानी देवी के मजबूत इरादों और व्यक्तित्व को भी दर्शाता है। उन्होंने अपने पति को अपने पाठकों के लिए समर्पित कर दिया था, लेकिन अपने निजी और आत्मीय जीवन को दुनिया के सामने आने से रोक लिया। जी हाँ, यह उनके व्यक्तित्व का एक खास पहलू था, जिसकी झलक उनकी खुद की कहानियों में भी मिलती है। इस तरह शिवरानी देवी द्वारा पत्रों को जलाना सिर्फ एक प्रतीकात्मक कार्य नहीं था, बल्कि एक पत्नी का अपने पति के सम्मान और अपनी भावनाओं की रक्षा करने का एक मार्मिक फैसला था। दोस्तों, कुछ बातें ऐसी अभी भी शेष हैं जो आपके परीक्षाओं में काम आ सकती हैं और अब तक शायद मैंने उस पर नज़र नहीं डाली है, तो आइए एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। प्रेमचंद का प्रथम प्रौढ़ उपन्यास सेवा सदन 1918 ईस्वी में जो प्रकाशित हुआ था, इस उपन्यास में सामाजिक अत्याचार से पीड़ित नारी समाज और वेश्यावृत्ति की समस्याओं को आधार बनाया गया है। अब दूसरी बात है, प्रेमचंद के कुछ ऐसे उपन्यास हैं जो उर्दू में पहले लिखे गए, फिर बाद में उसका प्रेमचंद ने हिंदी में रूपांतरण किया। तो उसकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस युग में कहानियों को जीवन की नई समस्याओं से जोड़ने का प्रथम प्रयास, जी हाँ, कथा सम्राट प्रेमचंद ने ही किया था। उपन्यास और कहानियां दोनों विधाओं में प्रेमचंद आदर्श और यथार्थ की ओर अग्रसर होते हैं। इसे उनकी पहली कहानी पंच परमेश्वर 1917 ईस्वी में से आखिरी कहानी तक कफन 1936 तक देखा जा सकता है। तो प्रेमचंद की प्रथम कहानी पंच परमेश्वर 1917 तथा अंतिम कहानी कफन 1936 की है। प्रेमचंद के कुछ कहानी संग्रह जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब आखिर में 3 बातें स्पष्ट आपको कर दूं कि प्रेमचंद ने 300 कहानियां लिखी जो मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित है। जी हाँ, उनकी सारी कहानियां मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित हैं। अब दूसरी बात, प्रेमचंद को कथा सम्राट की संज्ञा बंगला कथाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था। जी हाँ, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था। तीसरी बात, प्रेमचंद युग की मर्यादा 1918 से 1936 ईस्वी तक मान्य है। जी हाँ, हिंदी साहित्य में यह युग छायावाद के नाम से प्रसिद्ध है। अब 1-2 बातें और हैं जो प्रेमचंद के बारे में आपको बता दूं तो मेरी बातें यहीं समाप्त होती हैं। तो पहली बात है कि 30 जुलाई 1980 को उनकी जयंती पर भारतीय डाक विभाग ने 30 पैसे का डाक टिकट जारी किया। जी हाँ, गोरखपुर के स्कूल जहाँ वे शिक्षक थे वहाँ प्रेमचंद साहित्य संस्थान बनाया गया। उनकी 125वीं सालगिरह पर सरकार ने वाराणसी के पास एक स्मारक और शोध संस्थान बनाने की घोषणा की, जो आप आज की डेट में देख भी सकते हैं। अब एक सवाल और, प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद कैसे बने? प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद कैसे बने? ये बहुत ही रोचक सा सवाल है और इसका जवाब ये है, हंस के संपादक प्रेमचंद तथा कन्हैयालाल मुंशी थे। जी हाँ, हंस के संपादक प्रेमचंद और कन्हैयालाल मुंशी थे, परंतु कालांतर में पाठकों ने मुंशी तथा प्रेमचंद को एक समझ लिया और प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद बन गए। तो बस
कहानी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, यदि इसके अलावा भी आपके मन में कोई सवाल है तो बिंदास बेझिझक पूछ सकते हैं। जी हाँ, तो देखते रहिए हर वीडियो एक कहानी चैनल। जय हिंद।